शो में। इक्तिसादी मामलात, क्या हुकूमत किसी कंफ्यूजन का शिकार? क्या इक्तिसादी टीम में तब्दीलियां ज़ेरे गौर? मिनी बजट की आमद, क्या आवाम पर इजाफी माली बोझ डालने की तैयारियां? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। मिनी बजट के हवाले से पहले बात ये कर लेते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब, वो इसके बारे में क्या कहते रहे और क्या कह रहे हैं कि 23 तारीख को जो बजट आएगा उसकी एक्सपेक्टेशंस और बिलखुसूस सियासी इक्तिसादी तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी जो रही है गुज़िश्ता दिनों की, वो और मुस्तकबिल क्या नजर आता है, ये सवाल जरूर बेनकाब में आज उठाएंगे। लेकिन असद उमर साहब वजीर खजाना पर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है मिनी बजट के हवाले से, हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए, लेट्स हियर दिस आल्सो। उन्होंने क्या कहा है? 9 फरवरी 2018 को यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 4.5 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके थे। एक अखबार में कार्टून छपा, पाकिस्तान की मईशत लेटी हुई है, हड्डियों का ढांचा बनी हुई है और IMF की ड्रिप लगी हुई है। तो ये मईशत थी। तो अब वो ढांचा जो है उसमें थोड़ा वजन आना शुरू हो रहा है। लेकिन तफसीलात इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को जिस वक्त हम पेश करेंगे मनी बिल, जो मैं पहले कई दफ़ा समझा चुका हूँ, वो अवाम पर टैक्स लगाने के लिए नहीं, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए आसानी पैदा करने के लिए और मईशत का पहिया तेज करने के लिए इंशाअल्लाह ताला उसमें हम इक़दामात पेश करेंगे। आज होने वाले ECC के इजलास में जो अहम फैसले हुए वो भी आपके सामने रख देते हैं। इस इजलास की जिसकी सदारत असद उमर साहब खुद कर रहे थे, इसमें बरामदी और दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2016 में तरमीम की मंजूरी दी गई। इस इजलास के अंदर दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस, ड्यूटियां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या उनके रिश्तेदार अदा करेंगे और यानी ड्यूटीज की जो डॉलर में पेमेंट्स होगी फॉरेन करेंसी में, 1 फरवरी से 30 जून तक कपास की दरामद पर कस्टम और एडिशनल कस्टम ड्यूटी पर सेल्स टैक्स छूट का एक फैसला हुआ। ये जो टेक्निकलिटीज हैं इसमें जाए बगैर हम यकीनी तौर पर जरूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सियासी तौर पर PTI की हुकूमत, PTI की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्या सोच रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है मईशत को लेकर, ये भी आज हम सवाल जरूर उठाएंगे। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ है। और राना अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, आप इक्तिसादी टीम जो नून लीग की कोर है उसके बड़े सीनियर रुकन रहे हैं, तो अहम फैसला साजी में भी आप अंजाम देते रहे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से डीएसएन जी। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। राना अफजल खान साहब, असद उमर साहब ने तो एक कार्टून का इशारा देकर बता दिया, तो वो कार्टून जो लेटा हुआ था उस पर ड्रिपें लगी हुई थी IMF की और ये कहा जा रहा था कि मईशत की ये हालत है, जब वो बताना चाह रहे थे कि आपने ऐसी मईशत दी थी। तो ये गुज़िश्ता 4-5 माह के अंदर ये बेहतर हुई हालत आपकी नजर में या बदतर हो गई? अगर ICU था तो वेंटिलेटर आ गया या ICU से थोड़ा अच्छा स्टेज हो गया, क्या हुआ राना अफजल खान साहब? जिस कार्टून का जिक्र असद उमर साहब ने किया है वो 2017 में पनामा का केस शुरू होने के बाद में आया था और वो उन्होंने इंदिया दिया था कि जो काम पाकिस्तान में अब शुरू होने लगा है तो आपकी मईशत इस तरह के ढांचे में तब्दील हो जाएगी और वो हकीकत आज हो चुकी है। और यही था कि जो चाइना ने, रशिया ने उस पनामा के ऊपर कान नहीं धरे थे और हमें पनामा, अब जो हमारे कायद का नाम उसमें नहीं था, उसको घसीट के पाकिस्तान ले आए, तो वो उसका रिजल्ट आ गया। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या ये मईशत को ठीक कर सकेंगे। देखें, अगर संजीदगी से काम करें तो हमारी मईशत क्यों नहीं ठीक होगी, ज़रूर ठीक होगी और होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो वक्त ज़ाया कर दिया और जो इन्होंने बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया, अगर अब भी उसको संभाला देने की कोशिश करें और सीरियस काम करें और सबको साथ मिलके चलें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक चैलेंज बहुत बड़ा है और वो इनकी अपनी नालायकियों की वजह से मामलात खराब हुए हैं। अच्छा, वैसे तो आम आदमी, एक लेमैन, राना अफजल खान साहब, आपसे हम जब गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं इनकी नालायकियां, और जब इधर से हम गुफ्तगू सुनते हैं तो वो आप लोगों पर जिम्मेदारी डालते हैं, आप पर, बशमूल पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, कि जहां आज हम खड़े हुए हैं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं।
आप और आपसे साबका हुकूमत थी पहले की। तो आम आदमी तो कंफ्यूजन का शिकार है, आखिरकार ये तीनों जिम्मेदार हैं, आप तीनों जिम्मेदार हैं, या आप जिम्मेदार हैं, नून लीग जिम्मेदार है, पीटीआई जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन है आखिरकार जहां हम खड़े हैं आज इसके? राणा साहब, अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हर मुल्क के अंदर एक ब्लैक इकोनॉमी होती है, एक वाइट इकोनॉमी होती है, और हर हुकूमत की कोशिश होती है कि ब्लैक इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली वाइट इकोनॉमी में चेंज हो जाए और मुल्क जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बन जाए। और लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है कि ये एक 2-3 किस्म के फोबियाज में थे। एक तो बार बार इमरान खान अपनी तकरीर में कहते थे कि 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से चोरी होता है, मैं आऊँगा और मैं रोक लूँगा और 10 अरब डॉलर तो वही आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि मेरे आने से ब्लैक इकोनॉमी जो है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है। जो ब्लैक इकोनॉमी होती है वो भी लोगों को बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट देती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करती है, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस को चोरी करते हैं और उनको ग्रेजुअली आप सिस्टम्स के तहत लेके आते हैं। इनके आने से वो ब्लैक इकोनॉमी जो थी, पकड़ दकड़ तोड़ फोड़, वो खड़ी हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हो गए और उसका असर आपकी वाइट इकोनॉमी पे भी आ गया और मुल्क ऐसे हो रहा है जैसे बंद होने को जा रहा है। अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है ये कोशिश करने से, उनको सब्सिडी देने से, जो कि डॉलर की एक बहुत बड़ी विंडफॉल आई है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट को पिक करना चाहिए और मैं समझता हूँ कर लेंगी थोड़ा बहुत अगले दिनों में। लेकिन जो कारोबार पाकिस्तान के अंदर जो बदहाली इन्होंने फैला दी है अपनी नालायकी के साथ, वो इनके काबू आने में टाइम लगेगा। अच्छा बस साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन की पीटीआई, आपको अंदाजा तो ये, क्योंकि ये जो बात राणा अफजल खान साहब कह रहे हैं ये आप इस तरह ना समझे कि ऑपोजिशन कह रही है, ये बहुत से जो लोग मईशत समझते हैं वो लिख रहे हैं, बहुत से लोग जो पीटीआई के हक में लिखते और बोलते रहे, हसन साहब जैसे, हारून रशीद साहब जैसे, वो लिख और बोल रहे हैं, मजहर बल्लाज साहब लिख रहे हैं, मतलब बड़े सीनियर लोग लिख रहे हैं, रऊफ क्लासरा साहब जिक्र कर रहे हैं इन बातों का। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है। तो आपको कोई पछतावा तो नहीं होता बस साहब कि मैं किधर आ गया, ये तो नालायक हैं, ये पिछले तो चले जैसे भी थे, ये और ज्यादा मैं इधर फंस गया आके, ये तो नहीं फील हो रहा? पहली बात तो राणा साहब ने पनामा से बात शुरू की थी, अगर पनामा में घसीड़ा गया होता या पनामा में इनको इन्वॉल्व किया होता तो आज पाकिस्तान की आला अदालतें इनको करप्शन की बुनियाद पर सजाएं ना देती और इनको जेलों में भेजती। आज वही अदालतें हैं जिनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कल मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट किया कि हम इनके फैसले को खुशामदीद कहते हैं। तो जेन्युइन केस थे, करप्शन के लूट मार के, उसके ऊपर अदालतों ने सो मोटो लिया। खुद मियां साहब ने कहा वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो कौम को क्या उम्मीद, या आप कह सकते हैं उनका जो अपना एक्सपेक्टेशन है जी कि किस तरफ हम जाएंगे, और ये जो सफर है इस वक्त जो थोड़ा बहुत इस वक्त जो है ऊंच नीच का शिकार है, ये स्टेबिलिटी की तरफ कब आएगा? तो हम उनकी जबानी जो उन्होंने कहा था जब आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम कहां खड़े हैं और कितना रोड मैप नजर आता है। तो लेट्स हियर इट कि उन्होंने खुद क्या कहा था इस बारे में, इमरान खान साहब ने। लेट्स हियर दिस। हमारे पास इस वक्त जो आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। ये जो छोटा पीरियड है असल में इसके लिए हम ले रहे हैं, यानी ये जो हम इस्लाहत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। यानी जो भी हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने जो फ़ायदे पहुँचाए हैं, जो उनके लिए हमने इन्वायरमेंट ठीक किया है, इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जो जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा। अब इमरान खान साहब ने जिक्र किया था 6 महीने का, लेकिन जिसको इमरान खान साहब इस्लाहात कह रहे हैं
राना अफजल खान साहब नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये नालायकियां हो सकती हैं जिसकी वजह से कारोबार तबाह हुआ है इस वक्त, और मईशत किस तरह से अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक और जो सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा है। बस साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उस वक्त, आप खुद आम आदमी से मिलते हैं, मुझे कहने की जरूरत ज्यादा आपका कई ज्यादा आप हैं एक सियासी आदमी, मिलते हैं आम आदमी से इंटरेक्शन रखते हैं, आप वो क्या कहता है आम आदमी? आपको नहीं कहता महंगाई बढ़ गई है, मसले बढ़ गए? मेरे साथ ग्राउंड रियलिटी का बंदा हूं, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, डेफिनेटली प्रेशर आया है। उस प्रेशर को अभी जो जैसे आपने शॉर्ट सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो क्या कह रहे हैं कि देखिए ना, आपको अलादीन का चिराग तो नहीं था, जिस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क किया था, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज कर गए और पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए, उसके लिए हमने रोड मैप क्या दिया है। अभी तक देख लीजिए, सब लोग कह रहे थे कि इनको IMF के पास जाना पड़ेगा, हमने क्या किया है? हमने लोन्स लिए, इंस्टॉलमेंट्स ली, हमने सऊदीया से हमने कहा कि आप हमें हमारे रखवाएं, रिजर्व पे पैसे रखवाएं, उन्होंने वो रखवाइए, और हम 5 कंट्रीज के पास गए। ये तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि पहले 5 महीने में आपके बेस्ट जो ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, मलेशिया है, UAE के प्रिंस अभी आए, वो आज रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये फेज आया है। मैं खुद ये समझता हूं कि परेशानी लोगों के लिए आई है। जैसे डॉलर ऊपर गया, उससे भी काम खराब हुआ। चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, आप वो इन्वेस्टमेंट देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सिफान पहली दफा वो रुपये में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, डॉलर में नहीं। ये कभी ऐसे नहीं हुआ, रुपये में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि ये जो अभी हालात ऐसे हैं, स्ट्रेस है, और आप ये देखेंगे जो मैं 2008 में जब जरदारी साहब आए थे, आप पीपल्स पार्टी में थे, तो जरदारी साहब फ्रेंड्स और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान नाम का एक प्लेटफॉर्म लाए थे। उसमें वो जाकर पूरी दुनिया से डोनेशंस और एड की बात करते थे, ट्रेड, कि हमें ट्रेड दिया जाए, एड नहीं ट्रेड उनका नारा था। और वहां पर अरबों डॉलर के प्लेजेस हुए थे। पाकिस्तान में जलजला आया था, फिर 2010 में फिर प्लेजेस हुए थे। तो आप उस दौर में कहते थे पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है, पैसे ला रही है, ये तो इसमें नई बात क्या है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? ये जरदारी साहब आपके साबिक पार्टी के चेयरमैन यही काम करते थे 2008 में 10 में। जी, आखिरी दिनों में राणा साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिस तरह बेदरेक अंदाज के अंदर खजाना लुटाया गया, जिस तरह पैसे तकसीम किए गए, राणा साहब एग्री करेंगे इस बात? हाँ, एग्री करेंगे। उनको पता है इस बात का कि वो अभी मंसूबे ग्राउंड पे नहीं थे जिनके लिए पैसे रिलीज कर दिए गए। इलेक्शन जो कि सर पे आ रहा था, तो उससे मेरे भाई टाइम तो लगेगा। और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि चूंकि नीयत साफ है, बेईमानी नहीं है, करप्शन नहीं है, टकेमारी नहीं है। जिस इमरान खान को मैंने ज्वाइन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी ये है कि उसको अपने आप में तो है नहीं है, उसकी टीम के अंदर भी लोगों को पता है कि हमने अगर करप्शन की, हम अगर कमीशन खाया तो हम फिक्स अप होंगे। इसलिए जब आपकी डायरेक्शन ठीक हो, सोच ठीक हो, राणा साहब का लफ्ज जो नालायकी है, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि चीजें टाइम लगेंगी। अभी खुद राणा साहब ने होल्ड किया है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जिसके लिए मिनी बजट भी ला रहे हैं, जिसमें बिजनेस बेहतर होगा, जिसमें इंपोर्ट्स कम होंगी, तो प्रेशर कम होगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। भाई साहब, आपके नजदीक, मैं एक आम आदमी की हैसियत से अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं? महंगाई मजीद बढ़ेगी 23 जनवरी के बाद जब असद उमर साहब पेश करेंगे अपना मिनी बजट, उसकी डिटेल्स में जाएं, टैक्स रिफॉर्म्स या उसकी जो एक्सपेंडिचर साइड पे वो लाने वाले हैं, जो इंप्लीमेंटेशन करेंगे जिन इकदामात की, वो टेक्निकलिटीज हैं। एक आम आदमी को आपके नजदीक क्या इफेक्ट पड़ेगा करीम ख्वाजा साहब 23? मैं समझता हूं कि आम आदमी पर इससे जो है डिजास्टर होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने आम आदमी के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। अब ये जो इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स या जो है टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की जो बात की थी, अपने इन्होंने मैनिफेस्टो में की थी, अभी तक 5 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो पैसे जहाँ से भी ले रहे हैं, इस पर भी हमें जो है बड़ी तशवीश है कि इनको चाहिए कि ये एक जॉइंट सेशन कराएं और वो इन कैमरा आर्मी चीफ को भी बुलाएं। अच्छा। और दूसरों को बुलाएं, उनसे पूछें कि भाई ये फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है, ये अगर पैसे मिल रहे हैं इनको तो क्या डीलिंग हुई है, एट विच कॉस्ट, हमने क्या उनको आप देना है वापस? जी बिल्कुल, ये आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। और हमें ऐसा फील हो रहा है, आम आदमी ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान अब वो एक ब्लॉक की तरफ, जिस तरह अमेरिकन ब्लॉक्स की तरफ हम जाते थे, इस वक्त भी हमें इसी तरह फील हो रहा है। जब तक इनकी तरफ से कोई हमें अश्योरेंस मिले या इन कैमरा ब्रीफिंग मिले, तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये घूम फिर कर आज का जो प्रोग्राम है आप बिल्कुल अपने आर्केज में रखिएगा, ये घूम फिर कर IMF के पास भी जाएंगे, ये घूम फिर कर हो सकता है कि अमेरिका के पास भी चले जाए।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ जा रही है। आईएमएफ के पास तो आप भी गए थे, आईएमएफ के पास तो नून लीग भी गई थी, आईएमएफ के पास तो हम 17 बार जा चुके हैं, तो आईएमएफ के पास जाएंगे तो ये कोई ऐसी बुरी बात हमारे लिए कोई इशू नहीं है, चले जाएंगे। नहीं, मैं देखें बशर साहब, मैंने बात की, आपने बहुत बात की है, मुझे बात करने दें। सबसे पहले ये कि हमें कोई इससे इशू नहीं है कि किसी के पास जाए, हम ये कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, गुर्बत ख़त्म हो और उसके बाद नौकरियां दे। देखें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध में बैठे हैं, हमने आज हमारी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि हम 50,000 रोज़गार देंगे, मिसाल के तौर पर। ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठकर इन्होंने कुछ कहा है 5 महीने में कि भाई हम 10 लाख या 5 लाख या 1,000 या 5,000 या 50,000 लोगों को रोज़गार देंगे, कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है। और मुझे जहाँ तक पता है कि अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास राउंड अबाउट अगर वो चाहे तो 2-3 लाख नौकरियां पड़ी हैं। लेकिन आपने एक, मैं अगर कतई कलामी हूं, आपने एक बड़ी जो बात शुरू में सवाल उठाया है वो आपने उठाया है जी कि आप जो कर्जे ले रहे हैं वो आप टर्की से ले रहे हैं, वो आप चीन से ले रहे हैं, सऊदी अरब से, यूएई, कतर जा रहे हैं 22 तारीख को, तो आप बताएं कि किन शराइत पे ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको उस पे क्या कंसर्न है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़ी तशवीश है कि ये जो जिस तरह ले रहे हैं वो एक ब्लॉक की तरफ आप कह रहे हैं, ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, या ये मर्सनरी जाकर बनेंगे, ये पीटीआई वाले जिस तरह ये जो मैंने बहुत एक कल्चर्ड लफ्ज इस्तेमाल किया। सही। अच्छा, लेकिन हम सऊदी अरब के पास भी जा रहे हैं और हम कतर के पास भी जा रहे हैं ना, लेकिन ये भी तो आप देखें कि हम टर्की के पास भी जा रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप चीन के पास भी जा रहे हैं, चीन के पास भी आ रहे हैं, मगर जो चीजें नजर आ रही हैं वो एक ब्लॉक की तरफ नजर आ रही है। जब तक ये पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग हो और ये पार्लियामेंट के लोगों को बताएं जहां सब पार्टीज बैठी हैं कि एट विच कॉस्ट ये चीजें ले रहे हैं, तो हमें तशवीश है। राणा साहब, डू यू आल्सो एग्री विद दिस? आपकी पार्टी ये पहले भी आपकी भी लोग कहते रहे कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए मामलात के अंदर, तो आपको भी शक है कि ये मामलात कैसे हैं डिस्पाइट दैट कि आपकी गवर्नमेंट में भी $1.5 अरब सऊदी अरब से लिए गए थे, फिर पार्लियामेंट में मामला गया, फिर यमन की करारदाद हम सबको याद है, तो अब आप क्या चाहते हैं स्पेसिफिकली जो हम टर्की, चीन, इस वक्त सऊदी अरब, यूएई और कतर के पास जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए? इनको कम से कम पार्लियामेंट में आके बयान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और वही ट्रांसपेरेंसी होती है। इनका कोई मिनिस्टर, इनका प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट में देखा है आपने? आज 5.5 महीने हो गए, 60 महीने की इनकी हुकूमत है, 10% इनका वक्त गुजर चुका है, और अब क्या किया है इन्होंने? हम जब जा रहे थे हमने एक नया बजट दिया, जो ये कह रहे थे जी बजट इनको देना नहीं चाहिए, वो इनका हमने वक्त बचाया, इनकी मेहनत बचाई, और हमारा जो बजट था 6.2% ग्रोथ रेट का बजट था, और हम मुल्क को ऊपर और लेके जाना चाह रहे थे। टैक्स कलेक्शन के बारे में हमारे फिगर जो थे, इन्होंने कहा जी वो वर्केबल फिगर नहीं है। फिर ये कहते हैं जी हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए, हम तो अपने लिए काम कर रहे थे कि हम वापस आएंगे। और एक ही चैलेंज था इस हुकूमत के लिए, ओनली वन चैलेंज, कि आपने डॉलर की शॉर्टेज जो है आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से आपने 1 साल के लिए अरेंज करनी है, और उसके बाद आपके मामला ठीक हो जाएंगे। इस मुल्क में हमने दहशतगर्दी ख़त्म की, तो उससे एक माहौल पैदा हुआ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। अगर बिजली पूरी ना करते फिर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आती, वो भी हमने पूरा कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगने के हर जरूरत पूरी हो चुकी है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। इन्होंने क्या किया? एक सवाल, क्योंकि बसर साहब ने एक बात की थी अपनी बात में, उन्होंने एक अहम बात ये की कि आखिरी चंद माह के अंदर जो हुआ ना नून लीग के दौर में, उससे राणा साहब भी एग्री करेंगे। इन्होंने पूरे 5 साल की बात नहीं की आपके, इन्होंने आखिरी चंद माह के, ये उस दौर की बात कर रहे हैं शायद जब शाहिद खान अब्बासी साहब आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया। अगर बस मैं सही कह रहा हूं, आप उसी को हाईलाइट कर। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे इंडिया के हुक्मरान पाकिस्तान पे आ गए, खजाना यूं लुटाया जा रहा था बेदर्दी के साथ। तो डू यू एग्री राणा साहब? और ये हमें याद है बजट आपको पेश करना था, फिर एक नॉन पार्लियामेंटेरियन फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने बजट पेश किया था, और आपने अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाई, लॉयल्टी जिस तरह आप हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी और आपने अपना मेंटेन रखा। लेकिन ये सब हुआ ना आखिरी माह में कि अजीब अजीब से उन्होंने बजट दे दिए, सारे मामलात कर दिए। राणा साहब देखें, अगर ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा हमने पैसा लुटाया, या हमने कौन सी बहुत ज़्यादा वहाँ पे आखिरी दिनों में काम ठेके दिए या कुछ किया, तो फिर तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन ये पीटीआई अब नए आए हैं बसरा साहब, अब वो पीटीआई के उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो उनका रिटोरिक है, जो उनका एक तरीका कार है बात करने का बगैर एविडेंस के। वो कहते हैं मुझे बता दें कि कहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि मतलब जब पनामा आ गया और उसके बाद
एक पाकिस्तान में जो शातिर लोग थे, जो कारोबारी लोग थे, उनको पता था कि हमारी मईशत अब डिक्लाइन में जाएगी। अब लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा, और वो जो इलेक्शन था वो एक टर्मोइल था। और उस इलेक्शन के बाद हमने जो वादे किए थे, हमने तो 6.2% ग्रोथ की थी, ये तो आसमान से तारे तोड़ के लाने की बातें करते थे। हमें अब कहते हैं कि आपने बजट बहुत बड़ा दे दिया। आखिरी दौर में इनके बहुत और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। राणा साहब कुछ बताएं क्या हुआ है कि जब आखिरी 6 महीने रह गए, जब मियां साहब वजीर आज़म नहीं थे, हर एमएनए को जो इनके एमपीएस थे उनको अरबों रुपए फंड्स दे दिए। एमएनए तो खुद राणा साहब, हाँ, राणा साहब को पता है, तो राणा साहब को अरबों रुपए मिले थे। राणा साहब प्लीज, राणा साहब आपको निकाल लें, राणा साहब मेरी बात तो सुन ले। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इनकी हुकूमत चली गई, मैं फिर आपको वहीं पे लेकर आता हूं। मुझे एक बात बताइए कि 50 सालों का हिसाब अब तहरीक इंसाफ से 5 महीने वाली हुकूमत से मांग रहे हैं। मैं खुद पीपल्स पार्टी का डॉक्टर साहब के साथ हिस्सा रहा हूं। मुझे बताइए 5 महीने में उनका लेना देना क्या है? हाँ, अभी क्या होगा? अभी जैसे अभी असद उमर साहब को आपने सुना, एक टीम मेहनत कर रही है, क्योंकि ये तो एकदम होना ही होना था जो खलवाड़ पाकिस्तान के हुआ था जिस तरह। और देखे ना, मुझे तो ये समझ नहीं आती नून लीग वाले किस डिटाई, राणा साहब मेरे बड़े भाई हैं भाई, जिनके लीडर करप्शन में लूटमार में अंदर पड़े हुए हैं, तो इससे बड़ी एविडेंस और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा गया। ये केसेस आपने 35 साल पुराने बनाए हैं। राणा साहब हमने नहीं बनाए, नहीं राणा साहब ये 35 साल, राणा साहब प्लीज, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये 35 साल पुराने केसेस हैं। बात तो सुन ले। अच्छा, आप बात सुनाइएगा, हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन ये आपकी हुकूमत में बने, चेयरमैन नैब भी आपका, सारा कुछ आपका। अच्छा सर, एक वक्फे के नाम बताएं और इस ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, और ये बताइए कि आने के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते रहे हैं, और फिर खुद इक्तिसादी टीम में क्या कोई तब्दीली मुतवक्को है? मेरा मतलब हायर लेवल पे नहीं, क्या उस टीम में कोई एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या हुकूमत सोच रही है, हल्कों में क्या सोचा जा रहा है? ये सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज हमारा बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत क्या है, लेकिन एक आम आदमी क्या सोच रहा है। और बिलखुसूस आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने तमाम जो तीनों अहम सियासी जमातें हैं उनके अहम रहनुमाओं को मदऊ किया आज प्रोग्राम में, और उनसे जानना है, क्योंकि उनका राब्ता आवाम से रहता है, वो पल्स जिसे कहते हैं आवाम की, उसको समझते हैं। तो ये महंगाई, ये मईशत, आम आदमी क्या सोच रहा है, और ये सियासी जमातें उसके सद्दे बाप के लिए क्या सोच रही हैं, ये सारे सवाल आते हैं। फाइनेंस टीम जो इस वक्त है पीटीआई की, उस हवाले से एक नहीं, कई बार मुख्तलिफ अखबारों में खबर शाया हुई कि जी किसी IMF के साबिक डायरेक्टर को, जिनका नाम मसूद अहमद है, उनको बाकायदा एक स्पेशल तैयारे के जरिए, आज इसका जिक्र हसन निसार साहब ने भी अपने आर्टिकल में एक न्यूज को कोट करते हुए किया, और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त ऑप्शन जेरे गौर हैं इक्तिसादी टीम में तब्दीलों के हवाले से, इसीलिए IMF के एक साबिक अहलकार मसूद अहमद को इमरान खान के साथ मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए बजरिया खुसूसी तैयारा लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया। अब ये एडिशन है इस टीम में या किसी की रिप्लेसमेंट है, हम इस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, और हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया इस न्यूज का कि ये सही भी है गलत है, लेकिन इट इज बीइंग डिस्कस्ड। करीम ख्वाजा साहब, क्या जरूरी हो गया इस पर टीम में तब्दीली, या अभी टाइम नहीं देना चाहिए? क्योंकि असल मसला PTI नहीं है, पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए हर दिन जो है मुश्किल तरीन बनता जा रहा है। असद उमर टोटल फेल हो चुके हैं, इनको चाहिए कि सारी टीम चेंज करे, जिसमें जो फहद चौधरी हैं, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फैसल वादा जो फिक्शन के और वो अदाकार हैं, और वो जो बहुत से इनके ऐसे लोग हैं कि नॉन फंक्शनल हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर नहीं होती ये चीज़ चेंज, इनके पास लोग बैठे पड़े हैं, उनको ये एडजस्ट करें। और बहुत से, सबसे पहले तो आवाम के जो इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपने उन वज़रा का नाम लिया, फैसल वाडा, फवाद चौधरी, जो थोड़ा एग्रेसिवली ऑपोजिशन को टैकल करते हैं। देखे ना, ऑपोजिशन में परवेज खटक साहब भी हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे आप। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खान हैं। कहने का मतलब शाह महमूद भी तो फेल हुआ है ना, आइसोलेशन की तरफ जा रही है टोटल इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनके हाथ में कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो कल स्टेटमेंट दी थी कि वो
जो आदमी कर रहा है वो फलाना कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये टोटल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो, और वो सारा इन्होंने एक दूसरा एक नैरेटिव बनाया है। नैरेटिव ये बनाया इनसे कोई मसले हल नहीं होते, उस नैरेटिव को इन्होंने सिंध की तरफ चेंज कर दिया है, गालिम गलौज शुरू कर दी है। अवाम के असल मसले दूसरी तरफ है, पर अवाम को तो रिलीफ चाहिए ना, तो ये टोटल नाकाम हो चुके हैं। और इमरान खान, आप तो हुकूमत की हुदाफिज कर रहे हैं। नहीं, आप एक आठ बंदे का नहीं, आप तो पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस ये है कि इनको 5 साल मिलने चाहिए, और ये कल जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि हम इनको गिराना नहीं चाहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में 5 साल हम चाहते हैं कि इनको मिले। मगर ये जो राना साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नालायक और नॉन सीरियस हो गए हैं, और ये इनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो गवर्नमेंट में है। अभी तक वो कंटेनर में बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान और गवर्नर जो है वो सीढ़ियों पर बैठे फ़ोटो निकाल रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, कभी मस्जिदों में जा रहे हैं तो फिर क्यू लगी पड़ी है। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो इस तरह पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम को मायूसी बढ़ेगी, और इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है। देखिए, सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं, लोग बेचारे खुदकुशी नहीं करें ऐसा लग रहा है, और तसादात की तरफ जा रहे हैं। मैं जो आपसे, अगर मैं ये जो आप कह रहे हैं कि टीम तब्दील कर दी जाए, अभी आज फाइनेंस के डोमेन की बात कर लें, असद उमर नहीं तो कोई और होता तो वो क्या कर लेता? ये बस साहब क्या करता वो? मेरा भी एक सवाल है दोनों भाइयों से, दोनों से। आप खुद होते करीम खान, एक सवाल ले लें, नवीद कमर साहब होते, सवाल तो ले लें। मेरे दोनों सफान सीनियर हैं, कहते ना दोनों मुझे बता दें कि अगर आप दोनों इकट्ठे, जो कि माशाल्लाह मिल भी गए हैं, दोनों में मोहब्बत भी बहुत बढ़ गई है, आप दोनों वो कौन से काम करते जो हमने नहीं किए ताकि हालात बेहतर होते, वो बता दें। हम टैक्स नेट बढ़ा दें सबसे पहले। सर, आपने 5 साल में बहुत बढ़ाया, 2008 से 2013 टैक्स नेट बहुत बढ़ गया। नहीं, इतना बढ़ गया, चले हमने नहीं बढ़ाया। देखिए, जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तो आप लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाया था? मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। चले, अभी तो हुकूमत आप हमारी नहीं, आपकी है। ये तो सारा जो भी हुकूमत में होता है। चले, दूसरी बात, जुल्फिकार अली भुट्टो आया जब पाकिस्तान का नेशनलाइज कर दिया सब कुछ। नहीं, नेशनलाइज किया, जो भी किया भुट्टो साहब ने, मगर आवाम को रिलीफ तो दिया ना। इन्होंने कौन सा आवाम को रिलीफ दिया? ये इनका हेडेक है। पहले वाली बात ना करें, आज की बात है। कहीं से भी आप जो है रिलीफ दिलाएं, आवाम आपसे पूछेगी कि आप रिलीफ दे। आवाम ये नहीं कहेगी कि भाई फलाने ने ये कि हम नहीं कर सकते। ये तो मेरे ख्याल से कोई बात जवाब ही नहीं है। आप बता दें, आप कौन से हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हालात बेहतर हो जाए? तनकीद तो करनी बहुत आसान है, आप बता दें। राणा साहब, आप मुझे से पहले इससे जवाब दे। राणा साहब, मैं एक सेकंड में राणा साहब, अगर प्लीज, राणा साहब, अगर मैं आप ही से जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन बस साहब एक एंगल और भी है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वो एंगल ये है कि लोग लिख रहे हैं कि जी इमरान खान साहब, जब कह रहे हैं नियत बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छी खुलूस है उनका, तो वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं ना ब्यूरोक्रेसी में और सियासतदान, वो उनको काम नहीं करने दे रहे। लिहाजा उन्होंने, भुट्टो साहब ने ब्यूरोक्रेट्स फायर किए थे, उस तरह इमरान खान साहब भी ब्यूरोक्रेट्स फायर करें। वो याहिया खान ने 303 ब्यूरोक्रेट्स उठा के फेंक दिए थे, इस तरह इमरान खान कर दें। अपने वुज़रा की टीम को फारिग करें जो उनसे गलत फैसले करवा रही है। तो ये आप बाय करते हैं ये ओपिनियन के जी इमरान खान साहब बड़े अच्छे हैं, साथ वाले लोग उनको गलत करवा रहे हैं? हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, कोई ना कमी कोताही हर इंसान में होती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखें, जो टीम का सरबराह है, जो टीम का हेड है, उस पे आप हर तरह का इल्जाम लगा सकते हैं। पिछले 5 साल हमने पीपल्स पार्टी में था, मिल कर ढूंढते थे। सर, उसको हुकूमत करना आती है, देखिए बड़ा ईमानदार है, लेकिन हुकूमत करनी आती तो क्या करना? हम ढूंढते थे कि यार खान साहब के मतलब करप्शन का कोई इल्जाम लगाएं, उस वक्त भी नहीं निकाल नहीं सके थे। मैं ये कहता हूं कि जो भी टीम उन्होंने बनाई है असद उमर साहब की क़यादत में, उनको टाइम तो नहीं काम करने का। अभी तो हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होनी शुरू हो गई है, खुद राणा साहब ने ये फरमाया है। और आने वाले दिनों में, हाँ, अभी मैं खुद एडमिट कर रहा हूं कि लोगों की जो तवक्कुआत थी उससे हालात बेहतर नहीं है। हालात, लोग बहुत परेशान है, मैं खुद मान रहा हूं इस बात को। लेकिन ये परेशानी उस वजह से है जो पिछले 50 साल के करतूत थे, और खास तौर पर पिछले 5 साल के जो नून लीग बेड़ा गर्क करके गई इस मुल्क का। अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अच्छा, ये हालात बेहतर होंगे, लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल नाज़िल खान साहब आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उस बात का भी जवाब दीजिएगा जो बसर साहब ने किया आपसे सवाल। लेकिन सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आप फाइनेंस टीम में होते हैं, जैसे आप खुद फाइनेंस टीम में रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी आप फैसला साजी के अमल में रहे हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, या आप आला ओहदों पर हैं और आप बैरून मुल्क जाते हैं, आप ट्रेड और एड की बात करने जाते हैं, और वहां जाकर अगर आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि इस मुल्क में बड़ी लूटमार हुई है, यहाँ का खजाना खत्म कर दिया चोरों ने, ये करप्टों ने लूट लिया इस मुल्क को, सत्यानाश कर दिया, यहाँ का ये कर दिया, तो इससे एक इन्वेस्टर को क्या मैसेज जाता है? राणा साहब, पॉजिटिव मैसेज जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है, या वो कहता है जी बेड़ा अगर मुल्क का हो रहा है तो अब तो यहाँ से इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जब डोमेस्टिकली आप ये बातें कर रहे हैं तो फॉरेन का क्या होता है इस कॉन्फिडेंस के ऊपर? राणा साहब, आपकी नजर में?
देखें, जब किसी मुल्क का सरबराह आपके मुल्क में आता है तो आपके मुल्क के सरबराह और अफसरान के सामने एक कागज़ आता है, एक टुकड़ा कागज़ का तफसील आती है कि इस बंदे का कैरियर क्या था, ये यंग डेज में क्या करता था, ये कहाँ से पढ़ा है, इसका रिकॉर्ड क्या है। तो वो जाके जो है वो सारी उसकी तस्वीर सामने आ जाती है कि इसके ये कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचा है। और फिर आप जाके आप सफाइयाँ दें कि जी मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूँ और बाकी सारे जो थे वो चोर थे, तो वो अब अपनी आप खिफत तो दूर कर सकते हैं, अपने जब जहन के ऊपर जो बोझ है कि अपनी सफाई तो पेश कर सकते हैं लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जब आप बतौर सरबराह एक पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो आपको वो मियाँ नवाज शरीफ को या इमरान खान को पैसा नहीं मिलता या वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वो पाकिस्तान के अवाम को मिलती है और उस लीडर के थ्रू मिलती है। हमारे डिक्टेटर जब होते थे उनको भी वो पाकिस्तान का लीडर समझ के उनके लिए भी रेड कारपेट डालते थे। इसलिए ये जो भी पॉजिटिविटी है वो पाकिस्तान की कमजोरियां या उसकी मजबूतियों की वजह से होती हैं। तो ये कह देना कि जी ये बंदा गया बड़ा चैंपियन था, इसको ये बड़ा पसंद आ गया उनको और ये बहुत कुछ लेके आ गया, ये खाम ख्याली होती है। ये आपके मुल्क के मफादात के नहीं तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कुछ और बोला था राणा साहब। मैं अगर सही कह रहा हूं तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि आर्मी चीफ जो है उनकी काविशें हैं इसमें। देखें हमारी अब ये बात मेरा ख्याल है प्रोग्राम में बहुत अच्छी नहीं बात, लेकिन उनसे मुंसलिक जो महकमा है उसकी इम्पोर्टेंस है और उनकी ज़रूरत है और उनके वो उसी के लिए वो लोग आते हैं। बहरहाल ये एक जो शहबाज शरीफ ने बात की है वो समझने वाले समझते हैं। आपने जो बात मुझसे पूछी क्या थी कि अगर आपकी हुकूमत वो मतलब वो तो आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे थे, जरदारी साहब पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे थे, और मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सारे दोस्त ममालिक आ गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कुछ और ही कोशिश में लग रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे, किसी और को मैसेज दे रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, पाकिस्तान को बचाने वाली बात नहीं है, पाकिस्तान कोई डूब नहीं रहा। ये लोग पैनिक कर गए। इन लोगों ने जो एक फोबिया बनाया था कि हाँ कहते बार बार इमरान खान कहा करता था कि 10 अरब डॉलर की चोरी होती है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, और ये इनका ख्याल था मैं आऊँगा, मैं बड़ा ईमानदार खान हूँ, 10 अरब डॉलर तो वही बच जाएंगे। आज 5 महीने में वो 5 अरब डॉलर बच जाने थे, पाकिस्तान की मईशत वैसे ही ठीक हो जानी थी। लेकिन ये जिस माइंड सेट से आए थे वो पोल्यूटेड था, वो उसके अंदर वायरस था, उसके अंदर राइट लेफ्ट कर दिया। राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, इस बात का जवाब तो दें सर। राणा साहब अब बड़े भाई हैं, एक बात कहूं, देखिए शहबाज शरीफ वाली बात का आप बार बार पूछना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो इशारा दिया है कि उनको आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा इन ममालिक को आपकी फ़ौज से ताल्लुकात की ज़रूरत है। वो अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी शायद हो जाए, और ये बातें अभी खुफिया हैं, किसी वक्त ये अब असेंबली में आनी चाहिए। तो वो एक इशारा था, अगर वो सही है तब भी आपको राणा साहब जी ऐसे बस साहब जी एक बात, राणा साहब कल तक किस चीज का क्रेडिट दें? कल तक ये खिलाई मखलूक थी, अदालतें जो थी वो जज जो थे वो बुग़्ज़ से भरे हुए थे। आज आप देखिए ना, जब हम अपना मामला होता है, अपना मतलब होता है, तो अदालतें भी ठीक हो जाती हैं, फौज भी ठीक हो जाती है। जब हम इक़्तिदार में नहीं होते हैं, हुकूमत में नहीं होते हैं, फौज भी अच्छी नहीं लगती हैं, अदालतें भी अच्छी नहीं लगती हैं, फैसले हक में आने शुरू हो गए तो अब ट्वीट भी आगे देखें। ऐसे बात ना करें। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि तमाम इदारे एक पेज पे हैं। क्या ये अच्छा साइन नहीं है? अभी ख्वाजा साहब कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे थे, सेनेटर साहब, कि जी ना खारजा पॉलिसी नाकाम है। भाई ये क्या खारजा पॉलिसी नाकाम है कि आपने 5 ममालिक, आपको तो क्रिकेट टीम नहीं पाकिस्तान में आती दौरा करने खेलने, वहां पर क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, ये 23 मार्च को मलेशिया का वफद आ रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरेबिया आपके बहुत अच्छे तल्कात थे। वो आ रहे हैं, बस साहब सवाल ये कि क्या वो इमरान खान की वजह से आ रहे हैं? देखें, फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बताइए क्या वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं? सऊदी अरब एक तवील रिश्ता है, बड़ी माजी है, कर देता हूं मैं, वो उस वजह से आ रहे हैं ना, वो गवादर में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने बात काट दी। क्या ये अच्छी बात? देखिए, अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती थी, आपके मुल्क में दहशतगर्दी थी, आपके मुल्क में बिजली नहीं थी, यहाँ किस चीज का कारखाना लगना था? ये सारी बेस हम बना के गए हैं। और मैं इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए,
आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले से 10 गुना ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इन नालायक लोगों ने ऐसा वैसे ही दिया कि यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं दी, और अगर ये पॉलिसी दे देते शुरू में और अपनी मईशत को अपने पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस एक सवाल, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, मैं आपसे अगर ये पूछ सकूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी 10 अरब डॉलर की आना या फिर और इन्वेस्टमेंट जो रिफाइनरी ऑयल सेक्टर में आ रही है, उसके अलावा कतर के साथ 1 लाख लोगों की नौकरी का मुआहदा होना, ये आपको नहीं लगता 6 माह के अंदर ये वो चीजें हैं जो इकोनॉमिकली एक पॉजिटिव 10 बिलियन, हम 2.5-3 अरब डॉलर से ज्यादा ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं। इसका कौन, ये इमरान खान साहब नहीं ला रहे, कौन ला रहा है? ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं। अच्छा, ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं, वो पहले से चल रही हैं, जो अच्छी नहीं है वो आनी चाहिए। ये रिफाइनरी के, ये रिफाइनरी के प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत से भी पहले किए हैं, ये हमारी हुकूमत से भी पहले किए हैं, इनके नक्शे बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के पैसे आपके में है, ये प्रायोरिटीज और थी। देखिए मैं फैसला से देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हमारी हुकूमत से पहले किए हैं। बिल्कुल, ये जो कतर वाली बातें हैं या 1 लाख नौकरियों की बात है, 10 बिलियन डॉलर अच्छा, इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात ये है कि कल की डॉन आप पढ़े, उसमें लिखा पड़ा है कि खुसरो बख्तियार ने ये जो बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स थे पाक चाइना कॉरिडोर के, इन्होंने स्टैंड स्टिल कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि देखें, ये यूएई वाले आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मगर वो बॉर्डर ईरान का लगता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, राना साहब भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि भाई इनको फॉरेन पॉलिसी पर इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ज़माने में सेंटो या सीटों की तरफ जा रहा था, ये भी एक ही ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, और खान साहब इसमें टूल होंगे अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दोनों भाइयों से एक बात कहूंगा कि जहां नेशनल इश्यूज की बात हो, इकोनॉमी नेशनल इशू है, इस पे